जय हिंद सैनिकों। तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारी पृथ्वी डिफेंस एकेडमी की लाइव क्लासेस में। तो बच्चों, मैं आशा करता हूं आप सभी आपकी आने वाली अग्निवीर एग्जाम के लिए मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, मैं एक बार फिर से आ चुका हूं आपके सामने एनए का सैंपल पेपर लेकर। तो बच्चों, हमारा आज का जो सैंपल पेपर है वो होने वाला हमारा 18 नंबर का, यानी कि 18वें नंबर का सैंपल पेपर हम हमारे आज के सेशन में सोल्व करने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, अब हम हमारा आज का जो सैंपल पेपर है उसको शुरू करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन बच्चों हमारे सामने है कि अधिकांश राज्यों के शासकों ने विलय पत्र नाम के एक दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए, जिसका अर्थ था कि उनका राज्य भारत संघ का हिस्सा बनने के लिए सहमत हो गया। क्या पूछा गया उनसे कि विलय पत्र पर अधिकांश राज्यों के शासकों ने एक दस्तावेज पे हस्ताक्षर किए थे, जिसका अर्थ था कि उनका राज्य है बच्चों भारत संघ का हिस्सा बनने के लिए सहमत हो गया। तो बच्चों, यदि हम इसके ऑप्शंस की बात करते हैं, ठीक है, तो ऑप्शन ए विलय पत्र बच्चों हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही आंसर होने वाला है। ठीक है, विलय पत्र जो है बच्चों स्वतंत्रता के बाद रियासतों को भारत में शामिल करने के लिए बच्चों इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन यानी कि विलय पत्र पर हस्ताक्षर करवाए गए। तो कमेंट सेक्शन में जिन भी हमारे बच्चों ने ऑप्शन ए विलय पत्र कमेंट किया है उन सभी बच्चों का आंसर जो है बिल्कुल ही सही होने वाला है। कमेंट सेक्शन में हमारे साथ मयानुद्दीन जुड़ चुके हैं। मयानुद्दीन, स्वागत है आपका हमारे लाइव सेशन में। तो चलिए बच्चों, बढ़ते हैं अब हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन हमारे सामने है, कोरियोलिस बल। क्या पूछा गया है कि कोरियोलिस बल उत्तरी गोलार्ध में हवाओं को दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मोड़ने के लिए जिम्मेदार है। इसे फेरेल का नियम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है बच्चों, तो इसका जो आंसर है, सही आंसर बच्चों, वो ही हमारा ऑप्शन ए फेरेल का नियम। फेरेल का नियम बच्चों यदि हम बात करें तो कोरियोलिस फोर्स, ठीक है, हमसे दिया गया है कोरियोलिस बल, यानी कि कोरियोलिस फोर्स बच्चों वह बल होता है जो कि पृथ्वी के घूर्णन के कारण हवाओं को मोड़ता है। क्या करता है? जो पृथ्वी के घूर्णन के कारण बच्चों हवाओं को मोड़ता है, और इसे ही हम फेरेल्स लॉ भी कहते हैं। तो बच्चों ऑप्शन है फेरेल का नियम हमारे इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही आंसर होने वाला है। तो चलिए बच्चों, बढ़ते हैं अब हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन है, अनुच्छेद 45 के अनुसार राज्य सभी बच्चों को डैश किस वर्ष की आयु पूरी होने तक निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेगा। बच्चों यदि हम अनुच्छेद 45 की बात करें यानी कि आर्टिकल 45 की बात करें बच्चों, तो आर्टिकल 45 के अनुसार 14 वर्ष तक के बच्चों को, याद रखिएगा, अब आर्टिकल 45 के अनुसार बच्चों 14 वर्ष तक बच्चों को निशुल्क शिक्षा देना राज्य का लक्ष्य है। क्या है? 14 वर्ष तक के बच्चों को निशुल्क शिक्षा देना बच्चों राज्य का लक्ष्य है। तो इस क्वेश्चन का जो बच्चों सही आंसर है वो होगा हमारा 14 ईयर्स। क्या होगा? इस अनुच्छेद 45 के अनुसार बच्चों 14 वर्ष तक बच्चों को निशुल्क शिक्षा देना राज्य का लक्ष्य है। तो ऑप्शन सी बच्चों 14 यानी कि 14 हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 4 हमारे सामने है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 20(2) के अनुसार किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए कितनी बार अभियोगित और दंडित किया जा सकता है? आर्टिकल 20(2) के अनुसार एक ही व्यक्ति को कितनी बार अभियोगित और दंडित किया जा सकता है? तो बच्चों यदि हम आर्टिकल 20(2) की बात करते हैं तो इसके अनुसार यानी कि डबल जियोपैडी, क्या करते हैं हम, जिसे
डबल जियोपेडी, यानी कि बच्चों एक ही अपराध के लिए उसे 2 बार सजा नहीं दी जा सकती। याद रखिएगा, अब एक ही अपराध के लिए किसी भी व्यक्ति को बच्चों 2 बार सजा नहीं दी जा सकती, तो केवल एक बार, यानी कि ऑप्शन डी जो होगा बच्चों हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। यानी कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए केवल एक ही बार अभियोगित और दंडित किया जा सकता है। तो ऑप्शन डी केवल एक बार हमारे इस क्वेश्चन का बच्चों बिल्कुल ही सही आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5th क्वेश्चन है, हिंदुस्तानी संगीत में किस ताल में 12 इकाइयां यानी कि 12 मात्राएं होती हैं? क्या पूछा गया है कि हिंदुस्तानी संगीत में किस ताल में 12 इकाइयां यानी कि 12 मात्राएं होती है? बच्चों यदि हम बात करें तो झपताल जो होती है, ठीक है, झपताल जो होती है बच्चों, झपताल के अंदर 10 नहीं, ठीक है, झपताल के अंदर कुल मिलाकर 12 हमारी इकाइयां यानी कि मात्राएं पाई जाती है। तो सैनिकों ऑप्शन डी झपताल जो है हमारे इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही आंसर होने वाला है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 6ठा क्वेश्चन है, सन 2025 में किस भारतीय नेता को इथोपिया का महान सम्मान निशान से सम्मानित किया गया? 2025 में किस भारतीय नेता को बच्चों इथोपिया द्वारा महान सम्मान निशान से सम्मानित किया गया? तो बच्चों यदि हम 2025 की बात करें तो 2025 में हमारे आदरणीय प्राइम मिनिस्टर जी यानी कि नरेंद्र मोदी जी को इथोपिया द्वारा सम्मानित किया गया। ठीक है, हमारे नरेंद्र मोदी जी को इथोपिया द्वारा सम्मानित किया गया। तो सैनिकों ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी हमारे इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही आंसर होने वाला है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 7वां क्वेश्चन हमारे सामने है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी ने 4 अक्टूबर 2025 को डैश में आईटीआई यानी कि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान आधुनिकीकरण में एक महत्वपूर्ण सुधार यानी कि पीएम सेतु का शुभारंभ किया। यानी कि किस आईटीआई में यानी कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में बच्चों उन्होंने पीएम सेतु का शुभारंभ किया। तो हमें उस आईटीआई का नाम बताना बच्चों, तो याद रखिएगा अब पीएम सेतु योजना का शुभारंभ, पीएम सेतु योजना का शुभारंभ बच्चों नई दिल्ली में हुआ। याद रखिएगा आप पीएम सेतु योजना का शुभारंभ सैनिकों नई दिल्ली में हुआ। ठीक है, तो ऑप्शन सी नई दिल्ली सैनिकों हमारे इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही आंसर होने वाला है। यानी कि सन 2025 में पीएम सेतु का शुभारंभ बच्चों नई दिल्ली में हुआ। तो ऑप्शन सी नई दिल्ली हमारे इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 8, शीर्ष आक्रमण क्षमता वाली तीसरी पीढ़ी की फायर एंड फॉरगेट मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, ठीक है, MPATGM का 11 जनवरी 2026 को DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा डैश के रेंज में एक गतिशील लक्ष्य के विरुद्ध सफल उड़ान परीक्षण किया गया। ठीक है, हमसे क्या पूछा गया बच्चों कि DRDO ने यानी कि डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन बच्चों कहां पर के रेंज में कहां पर टेस्ट किया था। तो बच्चों यदि हम इसके सही आंसर की बात करें तो राजस्थान में पोखरण, राजस्थान बच्चों पोखरण एक जगह है जहां पर सफलतापूर्वक के यानी कि हमारा के रेंज में गतिशील लक्ष्य के विरुद्ध सफल उड़ान परीक्षण किया गया। तो बच्चों ऑप्शन है राजस्थान हमारे इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही आंसर होने वाला है। बच्चों यदि पोखरण की बात करें तो भारत ने अपना पहला सफल परमाणु परीक्षण यानी कि पहला सक्सेसफुल एटॉमिक जो अपना एटॉमिक परीक्षण था बच्चों वह राजस्थान के पोखरण में ही किया था। याद रखिएगा भारत ने अपना पहला सफल परमाणु परीक्षण राजस्थान के पोखरण में ही किया था। तो बच्चों ऑप्शन ए राजस्थान हमारे इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही आंसर होने वाला है। हमारे साथ बिन्नी यादव भी जुड़ चुके हैं। जय हिंद बिन्नी,
स्वागत है आपका हमारे लाइव सेशन में। तो चलिए बच्चों बढ़ते हैं अब हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 9th क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। इंडियन एयरफोर्स का मोटो क्या है? हो सकता है सैनिकों यह क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं एग्जाम में जरूर देखने को मिल सकता है कि भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य यानी कि इंडियन एयरफोर्स का मोटो क्या है। तो बच्चों इस क्वेश्चन को आप अच्छे से कर लीजिए, ठीक है, कि भारतीय वायुसेना का आदर्श मोटो यानी कि आदर्श वाक्य क्या है बच्चों? तो भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य है नभ स्पृशम दीप्तम यानी कि टच द स्काई विथ ग्लोरी। ठीक है, भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य क्या है बच्चों? नभ स्पर्शम दीप्तम यानी कि टच द स्काई विथ ग्लोरी। तो सैनिकों ऑप्शन डी जो है हमारे इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही आंसर होने वाला है। तो कमेंट सेक्शन में जिन भी हमारे बच्चों ने ऑप्शन डी कमेंट किया है उन सभी सैनिकों का आंसर जो है बिल्कुल ही सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय सेना का कौन सा ऑपरेशन सन 1984 में पंजाब में आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए शुरू किया गया? यानी कि सन 1984 में भारतीय सेना का सैनिकों कौन सा मिशन आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए शुरू किया गया? तो बच्चों यदि हम 1984 की बात करते तो उस समय पर ऑपरेशन ब्लू स्टार शुरू किया गया था। याद रखिएगा आप, सन 1984 में सैनिकों ऑपरेशन ब्लू स्टार शुरू किया गया था ताकि अमृतसर में आतंकवाद जो है उसको खत्म किया जा सके। क्या हुआ? ऑपरेशन ब्लू स्टार को सन 1984 में शुरू किया गया था जिससे कि बच्चों अमृतसर में जो आतंकवाद है उसको खत्म किया जा सके। तो ऑप्शन सी हमारे इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही आंसर होने वाला है। तो चलिए सैनिकों बढ़ते हैं अब हम हमारे मैथ्स के पोर्शन की तरफ। चलिए पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, 11th क्वेश्चन है, उस रेखा का समीकरण क्या है जो एक्स अक्ष के समांतर है और बिंदु -27 से होकर गुजरती है? तो बच्चों सबसे पहले हम बात करें तो हमसे पूछा गया है कि उस रेखा का सैनिकों समीकरण क्या है जो कि एस एक्सिस यानी कि एक्स कक्ष के समांतर है और बिंदु -27 से होकर गुजरती है। तो बच्चों यदि हम बात करें नियम क्या कहता है कि एक्स अक्ष के समांतर किसी भी रेखा का समीकरण y = के रूप में होता है। याद रखिएगा आप, एक्स कक्ष यहां पर हमें दिया गया है तो बच्चों जब भी एक्स एक्सिस की बात आती है, ठीक है, एक्स कक्ष के समांतर बच्चों यदि किसी भी रेखा का समीकरण जो सैनिकों वो y = के रूप में होता है, जहां पर बच्चों के जो होता है उस बिंदु का कोऑर्डिनेट यानी कि y निर्देशक होता है। याद रखिएगा आप, यहां पर k जो है सैनिकों ये k क्या है? k बच्चों उस बिंदु का y निर्देशांक यानी कि y को ऑर्डिनेट होता है जिससे कि होकर बच्चों रेखा गुजरती है। यदि हम बच्चों बात करें यहां पर हमें बिंदु दी गई है -2 और 7, यह दो हमें बिंदु दी गई जिसमें y एक्सिस जो है बच्चों वो है हमारा 7, जिसमें y निर्देशक यानी कि y कोऑर्डिनेट सैनिकों वो है हमारा 7 यानी कि 7। इसलिए रेखा का जो समीकरण होगा सैनिकों वो होगा 7। याद रखिएगा, इसलिए रेखा का जो समीकरण सैनिकों वो कितना होगा? वो होगा हमारा 7। तो ऑप्शन बी सैनिकों y = 7 हमारे इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही आंसर होने वाला है। विवेक यादव का आंसर बिल्कुल ही सही है। जय हिंद विवेक, आपने ऑप्शन बी 7 कमेंट किया है, आपका आंसर बिल्कुल ही सही है। और जिन भी हमारे बच्चों ने ऑप्शन बी y = 7 कमेंट किया है उन सभी सैनिकों का आंसर जो है बिल्कुल ही सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 12th क्वेश्चन हमारे सामने, एक वृत्ताकार तालाब की त्रिज्या यानी कि उसकी रेडियस जो है सैनिकों, एक वृत्ताकार तालाब की त्रिज्या 10 मीटर है,
दूसरे वृत्ताकार तालाब की त्रिज्या 20 मीटर। यहाँ हमें दो तालाब दिए गए जो कि वृत्त यानी कि सर्कुलर शेप के हैं, ठीक है। पहले की 10 मीटर रेडियस है और दूसरे की है 20 मीटर, ठीक है। दो रेडियस हमें दी गई है 10 मीटर और 20 मीटर। पहले तालाब की तुलना में दूसरे तालाब का क्षेत्रफल कितना अधिक है, ठीक है। यानी कि दूसरा वाला जो तालाब है वो पहले के मुकाबले कितना ज्यादा बड़ा है, हमें यह बताना है। तो बच्चों यदि है जब भी हमें वृत्त यानी कि सर्कल का क्षेत्रफल हमें फाइंड करना होता है तो हम क्या करते हैं, पाई आर स्क्वायर का सूत्र यूज करते हैं, ठीक है। वृत्त का क्षेत्रफल जब भी हमें ढूंढना होता है सैनिकों तो हम पाई आर स्क्वायर का सूत्र का यूज करते हैं। तो बच्चों यदि हम पहले तालाब यहां पर A1, ठीक है, पहला तालाब इसको हमने क्या मान लिया, पहले तालाब को सैनिक को हमने A1 मान लिया, तो ये क्या हो जाएगा पाई इंटू 10 का स्क्वायर, क्योंकि पहले की रेडियस हमें दी गई थी। तो पाई इंटू 10 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 100 पाई। सिंपल सा हमने क्या करा, पाई आर स्क्वायर में पहले तालाब की हमने क्षेत्रफल निकाले, वैल्यू निकाली तो हमें मिली 100 पाई। अब हम दूसरे तालाब की बात करते हैं। इसे हमने A2 नाम दे दिया, तो इसमें क्या होगा, दूसरे की हमें त्रिज्या दी गई है 20 मीटर, ठीक है। तो ये हो जाएगा पाई इंटू 20 स्क्वायर, जाहिर सी बात है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा इज इक्वल टू 400 पाई। अब हम क्या करेंगे, तुलना करेंगे A2 और A1 की, ठीक है। हम क्या करेंगे, अब हम तुलना करेंगे A2 अपॉन A1, दोनों तालाबों की हम तुलना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा 400 पाई अपॉन 100 पाई। ये क्या हो जाएगा 400 पाई अपॉन 100 पाई। तो जब हम सीनी को इसको काटेंगे तो हो जाएगा हमारा 4 इज इक्वल टू 4 पाई। यानी कि दूसरे तालाब का क्षेत्रफल सैनिकों पहले तालाब की तुलना में 4 गुना बड़ा है। याद रखिएगा आप, 4 टाइम्स लार्जर देन फर्स्ट पॉन्ड, यानी कि दूसरे तालाब का क्षेत्रफल जो सैनिकों पहले तालाब की तुलना में 4 गुना बड़ा है। तो ऑप्शन सी 4 गुना बच्चों हमारे इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही आंसर होने वाला है। विवेक यादव ने 4 कमेंट किया बिल्कुल, और जिन भी हमारे बच्चों ने ऑप्शन सी यानी कि 4 गुना बड़ा कमेंट किया है उन सभी सैनिकों का आंसर जो है बिल्कुल ही सही होने वाला है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 13th क्वेश्चन हमारे सामने, यदि दो रेखाएं, यहां पर हमें 2 रेखाएं दी गई है, M1 और M2 की ढलाने M1 डॉट M2 इज इक्वल टू -1 की शर्त को संतुष्ट करती है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन इन दोनों रेखाओं के बीच के न्यून कोण यानी कि मिनिमम एंगल का सबसे सटीक वर्णन करता है, ठीक है। अब बच्चों यदि हम बात करें, हमें 2 रेखाएं दी गई है M1 और M2, ठीक है। इनकी जो ढलान है वो M1 डॉट M2 वो -1 की शर्त को संतुष्ट करती है। अब हमें क्या बताना, तो इन दोनों रेखाओं के बीच के न्यून कोण का यानी कि कोण का सबसे सटीक वर्णन क्या है सैनिक को हमें यह बताना है। बच्चों यदि हम मैथ्स के यानी कि गणित के नियम की बात करें तो गणित के नियम के अनुसार यदि 2 रेखाओं का ढलान यानी कि 2 रेखाओं के स्लोप का गुणनफल -1 होता है, ठीक है, 2 रेखाओं का ढलान, ठीक है, वो कितना होता है -1 होता है सैनिकों, तो वे रेखाएं एक दूसरे पर लंबवत यानी कि परपेंडिकुलर होती है। याद रखिएगा, जब भी किन्हीं 2 रेखाओं की ढलानें जो होती है बच्चों -1 होती है तो वे दोनों रेखाएं जो होती है बच्चों वो एक दूसरे को लंबवत यानी कि परपेंडिकुलर क्या करती है, होती है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है। यानी कि इसका अर्थ बच्चों यह है कि उनके बीच का कोण जो होता है बच्चों वो हमेशा 90 डिग्री होता है, ठीक है। ये 2 लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है सैनिकों, जिस वजह से इन दोनों के बीच में जो कोण होता है वो कितना होता है, वो होता है हमारा 90 डिग्री यानी कि 90 डिग्री। तो सैनिकों ऑप्शन सी 90 डिग्री कोण यानी कि एंगल 90 डिग्री हमारे इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही आंसर होने वाला है। तो जिन भी सैनिकों ने ऑप्शन सी
90 डिग्री कमेंट किया है उन सभी बच्चों का आंसर जो है बिल्कुल ही सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 14 क्वेश्चन आ गया हमारे सामने, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन। हम इंतजारी कर रहे थे, हमें पता है कि रोज हमें ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन सोल्व करने को जरूर मिलता है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। साइन 3a अपॉन साइन a माइनस कोस 3 अपॉन कोस a का संख्यात्मक मान ज्ञात करना है, यानी कि हमें इसकी एक इक्वेशन की न्यूमेरिकल वैल्यू हमें क्या करनी, ज्ञात करनी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे बच्चों, यदि हम सबसे पहले हमें दिया गया है साइन 3a अपॉन साइन a माइनस कोस 3a कोस a, सॉरी हमें इक्वेशन में क्या दिया गया बच्चों, साइन 3a अपॉन में साइन a माइनस कोस 3a अपॉन में कोस a, यह हमें इस रिएक्शन में दिया गया है। तो बच्चों दिए गए इक्वेशन को हमें सोल्व करने के लिए सबसे पहले हम इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे। क्या करेंगे, हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे सैनिकों। तो इनका एलसीएम हो जाएगा हमारा साइन a कॉस a, इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा हमारा साइन a कोस a। ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर हमारा हो जाएगा साइन 3a, क्या हो जाएगा साइन 3a डॉट कोस a। ठीक है, ऊपर क्या हो जाएगा साइन 3a डॉट कोस a माइनस कोस 3a डॉट साइन a। हमने क्या किया, इन दोनों का सैनिकों एलसीएम लिया, तो हमें इसका यह एलसीएम प्राप्त हुआ। बच्चों यहां पर अब हम ट्रिग्नोमेट्री का एक सूत्र लगाएंगे, ट्रिग्नोमेट्री का एक फॉर्मूला लगाएंगे, वो होता है साइन x माइनस वाई इज इक्वल टू साइन एक्स कोस वाई माइनस कोस एक्स साइन वाई। हम क्या करेंगे, यहां पर हम यह सूत्र लगाएंगे, साइन x माइनस वाई इज इक्वल टू साइन x माइनस वाई इज इक्वल टू साइन x कोस वाई, साइन x कोस वाई माइनस कोस x साइन वाई। ये क्या हो जाएगा, माइनस कोस x साइन वाई। इस सूत्र का सैनिक को हम यहां पर उपयोग करेंगे। यहां पर x जो है बच्चों वो 3a और y जो है हमारा a है। x जो है सैनिक को वो क्या है हमारा 3a, और साइन जो है y जो है हमारा सैनिक को वो क्या है हमारा a। अब इस वैल्यू को हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा साइन 3a माइनस a, साइन 3a माइनस a अपॉन में साइन a डॉट कॉस a, साइन a डॉट कॉस a। अब हम थोड़ा सा इसको आगे और सोल्व करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन 2a, 3a में से एक a माइनस गया तो हमारा बच्चा साइन 2a अपॉन साइन a डॉट कॉस a। ठीक है, हमने जब इसको सोल्व किया तो हमें यहां पर मिला। अब हम क्या करेंगे बच्चों, यहां पर हम साइन 2a इज इक्वल टू साइन 2a कोस a के सूत्र का उपयोग करेंगे। हम क्या करेंगे, यहां पर साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन a कोस a, इस सूत्र का सैनिक को यहां पर उपयोग करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा इज इक्वल टू 2 साइन a। ये क्या हो जाएगा 2 साइन a कोस a, ये क्या हो जाएगा 2 साइन a कोस a अपॉन में साइन a कोस a। ये क्या हो जाएगा अपॉन में साइन a कोस a। जब हम बच्चों इसे काटेंगे, ठीक है, तो कोस a से कोस a कट जाएगा, साइन a से साइन a कट जाएगा, बचेगा हमारा 2। तो इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी सैनिकों वो होगी हमारी 2। तो ऑप्शन ए 2 जिन भी हमारे बच्चों ने कमेंट किया है उन सभी बच्चों का आंसर बिल्कुल ही सही होने वाला है। कमेंट सेक्शन में मैं देख रहा हूं, मैं विवेक ने 2 कमेंट किया। बिल्कुल, जिन भी हमारे बच्चों ने ऑप्शन ए 2 कमेंट किया है उन सभी सैनिकों का आंसर जो है बिल्कुल ही सही होने वाला है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
डिफरेंशिएबल फंक्शन का सैनिकों क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं तो एक और क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है कि दो अवकलनीय फलन gx और hx दिए गए हैं। यदि g1 इज इक्वल टू 3, g-1 इज इक्वल टू -2 है, h1 1 है और h-1 4 है, तो x बराबर 1 पर fx इज इक्वल टू gx अपॉन hx के अवकलज का मान ज्ञात करें। बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। तो यदि हम इसके सॉल्यूशन की बात करें बच्चों, सबसे पहले अवकलन के भागफल नियम यानी कि क्वोशंट रूल का उपयोग हम करेंगे। हम क्या करेंगे यहां पर, भागफल यानी कि क्वोशंट रूल का सैनिकों हम यहां पर उपयोग करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा f डैश x। ये क्या हो जाएगा हमारा, f डैश x इज इक्वल टू g डैश x। ये क्या हो जाएगा, g डैश x डॉट hx, ठीक है, डॉट hx माइनस gx डॉट h डैश x, ठीक है। इस सूत्र का हम उपयोग करेंगे, अपॉन में इसके हो जाएगा सैनिकों एच एक्स स्क्वायर, इसके अपॉन में हो जाएगा हमारा एच एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब x की वैल्यू हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 1 यहां पर हम वैल्यू रखेंगे। हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में x बराबर 1 का मान रखेंगे। तो सैनिकों जहां जहां पे हमें x दिया गया है वहां पर हम क्या करेंगे, 1 का हम यूज करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा f1 इज इक्वल टू g डैश 1 डॉट h1 डॉट g1 डॉट h डैश 1 अपॉन में h1 का स्क्वायर। ये हमारी एक इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब दिए गए मानों को रखने पर, हमें जो मान दिए गए बच्चों हम क्या करेंगे, उन मानों को रखेंगे। हम क्या करेंगे, दिए गए मानों को रखने पर ये हो जाएगा हमारा f डैश 1। ये क्या हो जाएगा, f डैश 1 इज इक्वल टू, अब हमें इसको आगे थोड़ा सा और सोल्व करना, तो हो जाएगा हमारा g1 डॉट h1, तो हो जाएगा हमारा -2 डॉट 1। ये क्या हो जाएगा, -2 डॉट 1, ठीक है, -3 डॉट 4 अपॉन में से को इसको हो जाएगा हमारा 1 का स्क्वायर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको आगे और सोल्व करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा f डैश 1, ठीक है। अभी क्या हो जाएगा हमारा f डैश 1 इज इक्वल टू -2 -12 अपॉन में 1, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको आगे और सोल्व करेंगे तो हो जाएगा हमारा f डैश 1 इज इक्वल टू -14। तो सैनिकों हमारा ऑप्शन डी -14 इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही आंसर होने वाला है। बहुत बढ़िया, विवेक यादव ने ऑप्शन डी कमेंट किया, बिल्कुल। तो जिन भी हमारे सैनिकों ने ऑप्शन डी यानी कि -14 कमेंट किया है, उन सभी बच्चों का आंसर जो है बिल्कुल ही सही होने वाला है। तो चलिए सैनिकों बढ़ते हैं अब हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। 16 नंबर क्वेश्चन सैनिकों हमारे सामने है कि यदि आपतन कोण 0 डिग्री है तो अपवर्तन का कोण कितना होगा। क्या पूछा गया है कि आपतन कोण सैनिकों 0 डिग्री है तो अपवर्तन का कोण कितना होगा, हमें यह बताना है। तो बच्चों याद रखिएगा, जब भी सीधा गिरती है, याद रखिए जब भी कोई लाइट सीधी गिरती है सैनिकों 0 डिग्री पर, तो वह कभी भी मुड़ती नहीं, यानी कि सीधा गिरने पर वह कभी भी सैनिकों मुड़ता नहीं है। तो ऑप्शन ए 0 डिग्री सैनिकों हमारे इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही आंसर होने वाला है। आपको याद रखना है कि जब भी वह कोण जो होता है आपतन कोण वह सीधा गिरता है सैनिकों, तो वह कभी भी मुड़ता नहीं, यानी कि जैसा रहता है वैसा ही वह आगे जाकर भी हो जाता है। तो ऑप्शन ए 0 डिग्री इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए,
ऐसे क्षेत्र में जहां पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं दूर दूर स्थित है, उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र सैनिकों कैसा होगा। जब भी सैनिकों चुंबकीय क्षेत्र यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दूर दूर होती है बच्चों, तो उसकी जो फील्ड होती है, उसका जो क्षेत्र होता है सैनिकों, वो होता है कमजोर। ठीक है, वो कैसा होता है, वो होता है कमजोर। आप याद रखिएगा, जब भी फील्ड लाइंस दूर होती है तो उसका जो सैनिकों फील्ड होती है वो होती है वीक। उसका जो चुंबकीय क्षेत्र सैनिकों वो होता है वीक। तो ऑप्शन बी कमजोर इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ही सही आंसर होने वाला है। तो चलिए 1 मिनट का हम वाटर ब्रेक लेते हैं, उसके बाद फिर से हमारा क्लास हम कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए सैनिकों, अब हम हमारी क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सैनिकों हमारे सामने है, यदि द्रव्यमान बढ़ता है और बल समान रहेगा तो त्वरण क्या होगा। जब द्रव्यमान सैनिकों बढ़ता है और बल समान रहेगा तो उसके त्वरण क्या होगा। बच्चों, यह जब भी फोर्स इज इक्वल टू मास, ठीक है, मास जो है सैनिकों वह बढ़ रहा है तो उसका जो त्वरण है बच्चों, ठीक है, उसका जो त्वरण होता है सैनिकों वो होता है कम। ठीक है, तो उसका त्वरण सैनिकों घटता है, यानी कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही आंसर होने वाला है। तो चलिए बच्चों बढ़ते हैं अब हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 19th क्वेश्चन हमारे सामने है, किसी प्रतिध्वनि को स्पष्ट रूप से सुनने के लिए परावर्तक सतह श्रोता से कितनी न्यूनतम दूरी पर होनी चाहिए। प्रतिध्वनि की श्रेणी को यदि हम बात करें तो इको, यदि हम किसी भी, आपने देखा होगा जब हम बहुत ऐसी जगह होती है जहां पर हम बोलते हैं तो हमारी आवाज गूंजती है, उस श्रेणी को हम क्या कहते हैं, इको। और यदि आपको इको को सुनना है श्रेणी को, तो आपकी जो मिनिमम दूरी है वो होनी चाहिए 17 मीटर। ठीक है, इको के लिए सैनिकों जो आपकी मिनिमम दूरी होती है वो होनी चाहिए एटलीस्ट 17 मीटर। तो ऑप्शन बी सैनिकों 17 मीटर हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही आंसर होने वाला है। बिल्कुल, विवेक यादव ने ऑप्शन बी कमेंट किया 17 मीटर, उनका आंसर बिल्कुल ही सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 20 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी विशेषता ऊंटों को रेगिस्तानी रेत पर बिना धंसे आसानी से चलने में मदद करती है। ऊंटों की यदि हम बात करें बच्चों तो रेगिस्तान का जहाज हम ऊंटों को भी कहते हैं। जितने ही बच्चे हमारे साथ राजस्थान से जुड़े हुए हैं मुझे फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि रेगिस्तान का जहाज हम किसे कहते हैं। तो बच्चों यदि हम बात करें तो ऊंट के पैर, ठीक है, ऊंट के पैर जो होते सैनिकों वो थोड़े से विड्थ यानी कि चौड़े होते हैं, जिससे कि बच्चों प्रेशर जो होता है कम लगता है और उनके जो पैर होते हैं वो धंसते नहीं।
याद रखिएगा, ऊंटों के जो पैर होते हैं सैनिकों वो थोड़े से विड्थ यानी कि चौड़े होते हैं, जिस वजह से प्रेशर जो होता है वो कम लगता है और उनके जो पैर है वो उस रेत के अंदर धंसते नहीं है। तो इसके ऑप्शंस की बात करें तो उनके पैर उन्हें तेजी से दौड़ने में मदद करते, ऑप्शन ए गलत है। उनके पैर जमीन पर अधिक बल लगाते हैं, ऑप्शन बी भी नहीं होगा। उनके पैर उनके शरीर का वजन बढ़ाते हैं, यह भी नहीं होगा। ऑप्शन डी, उनके चौड़े पैर रेत पर दाब कम करते हैं। बिल्कुल सैनिकों, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ही सही आंसर होने वाला है। याद रखिएगा आपकी ऊंट के जो पैर होते हैं सैनिकों वो थोड़े से चौड़े होते हैं, जिस वजह से प्रेशर जो होता है वो कम लगता है और उनके जो पैर होते हैं वो उस रेत में धंसते नहीं हैं। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सैनिकों हमारा बिल्कुल ही सही आंसर होने वाला है। प्रिंस कुमार ने भी ऑप्शन डी कमेंट किया, बिल्कुल विवेक यादव ने भी डी कमेंट किया। आप दोनों ही बच्चों का आंसर बिल्कुल ही सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। चलिए, आयरन की गोलियां विटामिन सी के साथ लेने पर सबसे अच्छी तरह अवशोषित होती है, क्योंकि विटामिन सी क्या करता है? आयरन की गोलियां बच्चों विटामिन सी के साथ लेने पर वह क्या करती है? सबसे अच्छी तरह से अवशोषित होती है, क्योंकि विटामिन सी क्या करता है बच्चों? विटामिन सी जो होता है सैनिकों वो आयरन के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। विटामिन सी क्या करता है? विटामिन सी सैनिकों आयरन के एब्जॉर्प्शन यानी कि अवशोषण को सैनिकों बढ़ाता है। तो आयरन अवशोषण को बढ़ाता सैनिकों, ऑप्शन ए जो होगा हमारे इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही आंसर होगा। यानी कि विटामिन सी जो था सैनिकों वो विटामिन ए के अवशोषण आयरन के अवशोषण यानी कि अब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, इसलिए इसी वजह से विटामिन सी की गोलियों के साथ में आयरन की गोलियां दी जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 22nd क्वेश्चन है हमारे सामने। तीव्र व्यायाम के दौरान ठीक है तेज सांस लेने का मुख्य कारण क्या है? जब आप इंटेंस एक्सरसाइज करते हो, ज्यादा तीव्र ज्यादा तेज बच्चों एक्सरसाइज करते हो तो आप जोर जोर से सांस लेना शुरू कर देते हो बच्चों। तो उसका जो तेज सांस लेने का सबसे मुख्य कारण क्या होता है? तो सैनिकों यदि हम बात करें तो जब जब हमारे शरीर में CO2 ठीक है CO2 की सांद्रता बढ़ती है सैनिकों तो क्या होता है? हमें तेज सांस चलना शुरू हो जाती है। जब जब सैनिकों हमारे शरीर में CO2 की सांद्रता में वृद्धि होती है तब तब सैनिकों हमें तेज सांस हमारी चलना शुरू हो जाती है। जैसे जैसे बच्चों हम ज्यादा मेहनत का काम करते हैं यानी कि ज्यादा तीव्र व्यायाम करते हैं तो हमारे शरीर में जो ऑक्सीजन इंटेक होता है, हम क्या करते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। और जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ती सैनिकों हम तेजी से सांस लेना शुरू कर देते हैं। तो बच्चों ऑप्शन डी CO2 सांद्रता में वृद्धि हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही आंसर होने वाला है। बिल्कुल कमेंट सेक्शन में हमारे साथ जुड़े गए हैं लोन, इनका नाम थोड़ा सा ऐसा है, तो जिन भी बच्चों ने ऑप्शन डी कमेंट किया है उन सभी बच्चों का आंसर जो है बिल्कुल ही सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं सैनिकों। एनीमिया से पीड़ित व्यक्ति में किसके कारण ऑक्सीजन परिवहन कम हो जाता है? एनीमिया एक बीमारी होती है सैनिकों, ठीक है। एनीमिया में क्या होता है? एनीमिया से पीड़ित व्यक्ति में किसके कारण सैनिकों ऑक्सीजन का परिवहन कम हो जाता है? हमारे शरीर की बात करें सैनिकों तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करता है RBC यानी कि लाल रक्त कोशिकाएं, रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। RBC जो सैनिकों हमारे शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करते हैं और एनीमिया रोग में बच्चों इन RBC का आकार छोटा हो जाता है, जिसकी वजह से बच्चों HB यानी कि हमारे हेमोग्लोबिन की सांद्रता सैनिकों कम हो जाती है, जिस वजह से ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट सैनिकों कम हो जाता है। तो ऑप्शन बी हेमोग्लोबिन कंसंट्रेशन यानी कि हीमोग्लोबिन सांद्रता कम होने पर सैनिकों क्या होता है? हमारे शरीर में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट भी कम हो जाता है। तो ऑप्शन बी हेमोग्लोबिन सांद्रता सैनिकों
इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ही सही आंसर होगा। कमेंट सेक्शन में वरुण बोल रहे हैं रेड ब्लड सेल, बिल्कुल, पर वरुण आपने सेल की स्पेलिंग गलत लिखी है, ठीक है। सेल की स्पेलिंग होगी हमारी CELL, ठीक है, सेल यानी कोशिका, ठीक है। तो रेड ब्लड सेल, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कमेंट किया, बस थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है, बाकी आपने जो कमेंट किया बिल्कुल ही सही है। तो चलिए सैनिकों बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हृदय की मांसपेशी कंकाल की मांसपेशी से इस मायने में विभिन्न होती है क्योंकि यह, हृदय की मांसपेशी कंकाल की मांसपेशी से इस मायने में भिन्न होती है क्योंकि यह, बच्चों, कार्डियक मसल यानी कि हमारा हृदय की मसल जो सैनिकों वह स्वयं रिदम में काम करती है। क्या करती है? हमारी हार्ट की मसल सैनिकों स्वयं रिदम में काम करती है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट्स रिदमिकली, हमारी हार्ट बीट सैनिकों रिदम में काम करती है, इसलिए यह हमारी कंकाल की मांसपेशियों से अलग होती है। तो सैनिकों ऑप्शन सी लयबद्ध रूप से संकुचन करती है, हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 25वां क्वेश्चन है, तेज दौड़ते समय कौन सी कंकाली विशेषता जोड़ों पर घर्षण को कम करती है? घर्षण यानी फ्रिक्शन, यानी दो चीजों का घिसाना। तो सैनिकों हमारी हड्डियों के बीच में, ठीक है, हमारी हड्डियों के बीच में सैनिकों यहां पर एक लिक्विड पाया जाता है, एक द्रव पाया जाता है, ठीक है। इस द्रव को हम कहते हैं साइनोवियल फ्लूइड, ठीक है। हमारी दो हड्डियों के बीच में सैनिकों यहां पर लिक्विड यानी कि एक द्रव पाया जाता है, इस लिक्विड को हम कहते हैं साइनोवियल फ्लूइड। यह क्या करता है सैनिकों? साइनोवियल द्रव जॉइंट के बीच में होने वाले फ्रिक्शन यानी घिसाव को सैनिकों कम करता है। याद रखिएगा आप, साइनोवियल फ्लूइड जो सैनिकों यह हमारे जो जॉइंट के बीच में फ्रिक्शन यानी कि घिसाव होता है सैनिकों उसको कम करता है। तो ऑप्शन है सीनोवियल द्रव यानी कि साइनोवियल फ्लूइड सैनिकों हमारे इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का कौन सा क्षेत्र शरीर का तापमान और भूख नियंत्रित करता है? ठीक है, हमारे शरीर का सेंट्रल नर्वस सिस्टम का कौन सा भाग जो है बच्चों वो हमारे बॉडी का टेम्परेचर और हंगर यानी हमारे भूख को कंट्रोल करता है सैनिकों? तो हाइपोथैलेमस, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सैनिकों और ऑलरेडी हम इसको बहुत बार कर चुके हैं कि हाइपोथैलेमस हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम का यानी कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का वह क्षेत्र होता जो कि हमारे शरीर का तापमान और भूख को नियंत्रित करता है। तो सैनिकों ऑप्शन ए हमारा हाइपोथैलेमस इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डायनासोर लगभग 65 मिलियन वर्ष पहले संभवतः किसके कारण विलुप्त हो गए थे? मिलियन की बात करें बच्चों तो 10 लाख बराबर 1 मिलियन, ठीक है। तो डायनासोर लगभग 65 मिलियन वर्ष पहले संभवतः किसके कारण विलुप्त हुए थे? तो बच्चों ऐसा कहा जाता है, कुछ थ्योरी ऐसी जो कि पर्यावरण परिवर्तन किस तरह का? सबसे पहला तो एस्टेरॉइड का इंपैक्ट, ठीक है। एस्टेरॉइड यानी कि पिंड, बड़े बड़े एस्टेरॉइड सैनिकों हमारे पृथ्वी से आकर टकराए थे, उसकी वजह से, साथ ही बच्चों क्लाइमेट यानी कि वातावरण में परिवर्तन की वजह से भी डायनासोर सैनिकों विलुप्त हो गए थे। तो ऑप्शन डी पर्यावरणीय परिवर्तन यानी कि एनवायरमेंटल चेंजेस सैनिकों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। बिल्कुल, विवेक यादव ने डी कमेंट किया है। विवेक आपका आंसर बिल्कुल ही सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा युग स्तनधारियों के उद्भव के लिए जाना जाता है? विच इरा इज नोन फॉर द इमरजेंस ऑफ मैमल्स? ठीक है, मैमल्स के युग को सैनिकों हम कहते हैं सेनेजोइक, ठीक है। मैमल्स यानी कि स्तनधारियों के युग को सैनिकों हम कहते हैं सेनेजोइक। तो ऑप्शन ए सैनिकों सेनेजोइक हमारे इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक छात्र के लसिका वाहिकों के अवरोध
के कारण पैरों में सूजन आ जाती है, यह रोग संभवत किसके कारण होता है? ठीक है सैनिकों, यह जो होता है बच्चों, इस रोग को हम वुचेरेरिया भी कहते हैं। वुचेरेरिया सैनिकों यह एक रोग होता है जो कि फिलेरियसिस नामक एक बैक्टीरिया की वजह से होता है। कौन सा होता है? FI, उसका नाम है FILARIASIS। फिलारियसिस नामक जीव से होता बच्चों, जिसकी वजह से लिम्फ में ब्लॉकेज आना सैनिकों शुरू हो जाता है। तो ऑप्शन सी वुचेरिया इस क्वेश्चन का सैनिकों बिल्कुल ही सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक ही मवेशी नस्ल में कई पीढ़ियों के प्रजनन के बाद प्रजनन क्षमता में अचानक गिरावट देखी जाती है, इसका सबसे संभावित कारण क्या है? ठीक है बच्चों, यदि बात करें कि जब हम सेम ब्रीड में यानी कि एक ही मवेशी नस्ल में बार बार सैनिकों हम प्रजनन करवाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है सैनिकों? फर्टिलिटी यानी कि प्रजनन क्षमता जो होती है सैनिकों वह घटती है। तो इन ब्रीडिंग डिप्रेशन, ठीक है, अंतः प्रजनन, जब बच्चों एक ही मवेशी नस्ल में कई पीढ़ियों तक हम बार बार प्रजनन करवाते सैनिकों, तो उस जो नस्ल मवेशी की नस्ल होती है उनकी बच्चों फर्टिलिटी यानी कि उनकी जो प्रजनन क्षमता होती है वह कम हो जाती है। तो अंतः प्रजनन अवसाद सैनिकों इसका बिल्कुल ही सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कम उर्वरक की आवश्यकता वाली उच्च उपज वाली फसल किसानों को किसके द्वारा सैनिकों लाभ पहुंचाती है? बच्चों याद रखिएगा आप, जब भी हम कम फर्टिलाइजर्स का यूज करेंगे तो जाहिर सी बात है हमारा खर्चा भी होगा, वो कैसा होगा? कम होगा। ठीक है, हम क्या करेंगे? जब भी सैनिकों हम कम फर्टिलाइजर्स का यूज करेंगे तो सैनिकों हमारा खर्चा भी कम होगा। तो रिड्यूसिंग प्रोडक्शन कॉस्ट यानी कि उत्पादन लागत में कमी करके सैनिकों हम क्या कर सकते हैं? खर्चे को कम कर सकते हैं, और इस तरह से सैनिकों यह किसानों को फायदा या लाभ पहुंचाती है। तो ऑप्शन सी जो है सैनिकों इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्यों शिकारी जीवों के लिए, क्या पूछा गया हमसे कि क्यों शिकारी जीवों के लिए छंबावर्णी रंग लाभदायक होते हैं? ठीक, याद रखिएगा आप, इससे बच्चों क्या होता है? छिपने में उनको मदद मिलती है। उनका जो रंग होता है बच्चों वह उनको छिपने में उनको मदद मिलती है सैनिकों। तो संभोग सफलता बढ़ाते हैं? बिल्कुल भी नहीं। तापमान नियंत्रण में सुधार करते हैं? बिल्कुल भी नहीं। पोषक तत्वों के अवशोषण में? बिल्कुल भी नहीं। शिकारियों द्वारा पता लगाने की संभावना को कम करते हैं। तो सैनिकों ऑप्शन बी, कमेंट सेक्शन में विवेक यादव ने कमेंट किया, बिल्कुल विवेक आपका आंसर जो है बिल्कुल ही सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता यानी कि एनपीपी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी प्राप्त की जाती है किसके द्वारा? तो बच्चों एनपीपी जो होती है जीपीपी के द्वारा प्राप्त की जाती है, यानी कि ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी यानी कि सकल प्राथमिकता उत्पादकता के श्वसन को घटाकर सैनिकों हमें एनपीपी प्राप्त होती है। तो एनपीपी क्या होता है? एनपीपी होता है जीपीपी माइनस आर, यानी कि ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के अंदर से हम उसकी रेस्पिरेशन को घटाकर एनपीपी को प्राप्त कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैव विविधता संरक्षण के लिए नैतिक कारण किस पे जोर देते हैं? हमसे क्या पूछा गया है? जैव विविधता के संरक्षण के लिए नैतिक जिम्मेदारी किसको जोर देते सैनिकों? तो जैव विविधता की संरक्षण मतलब सभी जीवों की हमें रक्षा करना होती है। क्या करना पड़ता है? आर्थिक लाभप्रदा सैनिकों हमारा इसका सही आंसर नहीं होगा। कृषि विस्तार भी नहीं होगा, औद्योगिक विकास भी नहीं होगा। जीवन के प्रति नैतिक उत्तरदायित्व सैनिकों सभी जीवों की रक्षा करना की हमारी एक नैतिक जिम्मेदारी होती है। सैनिकों ऑप्शन डी यानी कि मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड ऑल लाइफ फॉर्म सैनिकों हमारे इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। वनोन्मूलन के सतत नियंत्रण के लिए किस पर तत्काल जोर देने की आवश्यकता है? हमें क्या करना पड़ेगा? यदि हमें डिफोरेस्टेशन यानी वनों की कटाई पर रोक लगानी है सैनिकों, तो हमें किस पर ज्यादा जोर देने की आवश्यकता है? लकड़ी के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध हो सकता है, पर इतना यह इफेक्टिव नहीं रहेगा। एकल कृषि द्वारा प्रतिस्थापन रिप्लेसमेंट बाय मोनोकल्चर, यह भी नहीं होगा। कृषि भूमि के विस्तांतरण, यह भी नहीं होगा। वन रोपण और प्रबंधन, बिल्कुल, यानी कि एफोरेस्टेशन एंड मैनेजमेंट। याद रखिएगा सैनिकों, जब भी यदि हमें डिफोरेस्टेशन को कम करना है, यानी कि यदि हम वनोन्मूलन की बात करें, हमें इससे कम करना है, तो हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने होंगे और उनका ठीक से प्रबंधन यानी कि मैनेजमेंट करना पड़ेगा। तो सैनिकों, ऑप्शन सी हमारे इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब आएगा हमारे पास केमिस्ट्री। एक मोल कार्बन मोनोऑक्साइड उच्च दाब में कितने मोल हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके एक मोल मिथाइल अल्कोहल बनाएगा? एक कार्बन मोनोऑक्साइड का मोल, ठीक है, हाई प्रेशर में हाइड्रोजन के कितने मोल के साथ अभिक्रिया करके मिथाइल अल्कोहल बनाएगा? तो बच्चों यह क्या करेगा? मिथाइल अल्कोहल के सूत्र की बात करें बच्चों, तो वो होता है CH3OH। मिथाइल अल्कोहल का सूत्र होता है CH3OH। यहां पर एक कार्बन मोनोऑक्साइड का मॉलिक्यूल दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल साथ में अभिक्रिया करेगा सैनिकों, तो हमें CH3OH यानी कि मिथाइल अल्कोहल हमें सैनिकों प्राप्त होगा। तो इसका सही आंसर होगा सैनिकों बी, यानी कि 2। यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड के एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल साथ में अभिक्रिया करेगा सैनिकों, तब जाके हमें एक मिथाइल अल्कोहल प्राप्त होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी पदार्थ का उसके परिवेश के साथ अभिक्रियाओं के कारण होने वाले अपघटन को हम क्या कहते हैं? वातावरण से बच्चों जब भी अपघटन होता है, यानी कि डिग्रेडेशन कहते हैं सैनिकों, उससे डिग्रेडेशन होता है तो उसे हम कहते हैं कोरोजन यानी कि संक्षारण। जब भी कोई भी एक पदार्थ उसके आसपास के वातावरण से उसके वातावरण से क्या होता है सैनिकों? डिग्रेडेड होता है, यानी कि उसके साथ उसका अपघटन होता है, उससे हम सैनिकों संक्षारण यानी कि कोरोजन भी कहते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जंग लगना, ठीक है, कोरोजन का एक एग्जांपल है जंग लगना। मेंडलीव ने कितने तत्वों से आवर्त सारणी को बनाना शुरू किया? आवर्त सारणी के जनक यानी कि पीरियोडिक टेबल के फादर हम मेंडलीव को कहते हैं सैनिकों। आधुनिक आवर्त सारणी में कुल 118 तत्व होते हैं। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 118 तत्व होते हैं, ठीक है, जो कि हेनरी मोसले ने खोज की है, ठीक है। किंतु आवर्त सारणी के जनक मेंडलीव है बच्चों, और उन्होंने केवल 63 एलिमेंट यानी कि 63 एलिमेंट के साथ में आवर्त सारणी यानी कि पीरियोडिक टेबल को बनाना शुरू कर दिया था। तो सैनिकों ऑप्शन ए 63 इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक परमाणु X में 6 संयोजी इलेक्ट्रॉन है तो यह किस समूह से संबंधित है? 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी कि इसका अष्टक पूरा करने के लिए सैनिक को 2 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है। तो ठीक है, यदि हम बात करें तो ऑक्सीजन ग्रुप सैनिकों, सल्फर, सेलेरियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम, इन सभी तत्वों की सैनिकों इनकी बाहरी कक्ष में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। संयोजी इलेक्ट्रॉन मतलब ऐसे इलेक्ट्रॉन जो किसी भी परमाणु के सबसे बाहरी कक्ष में पाए जाते हैं, उन्हें हम संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और उन्हें अपना अष्टक पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की आवश्यकता होती है। और समूह नंबर 16, ठीक है, समूह नंबर 16 के जितने भी तत्व सैनिकों उनकी वैलेंसी 6 होती है, ठीक है, और उनको 2 इलेक्ट्रॉन्स की आवश्यकता होती है।
ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सैनिकों 16, यानी कि ग्रुप नंबर 16। परमाणु X में 6 संयोजी इलेक्ट्रॉन है, तो यह समूह 16 का सदस्य होगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। ऑक्सीजन की परमाणु त्रिज्या बेरिलियम की तुलना में कम होती है, इसका संभावित कारण क्या है? ऑक्सीजन की बच्चों यदि हम बात करें तो ऑक्सीजन की परमाणु त्रिज्या एटॉमिक रेडियस ऑक्सीजन की बेरिलियम के कंपैरिजन में कम होती है। इसका संभावित कारण क्या है? बच्चों यह दोनों सेम आवर्त यानी कि सेम पीरियड में पाए जाते हैं, पर ऑक्सीजन जो है सैनिक को राइट साइड यानी कि सीधे हाथ की तरफ पाया जाता है। ऑक्सीजन जो होता है हमारे आवर्त सारणी में इस तरफ यानी कि सीधे हाथ की तरफ पाया जाता है, जिसकी वजह से उसकी सैनिक को रेडियस त्रिज्या जो होती है वो कम होती है। तो ऑप्शन बी, वे एक ही आवर्त के हैं और ऑक्सीजन दाईं ओर स्थित है, इस वजह से उसकी रेडियस जो है सैनिक को वह कम होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्षारीय धातु की विद्युत ऋणात्मकता कैसी होती है जबकि हेलोजन की ज्यादा होती है? सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता सैनिकों हेलोजन्स की होती है। आपको बहुत अच्छे से याद रखना, समूह नंबर 17 फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, इस समूह की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सैनिकों सबसे अधिक होती है और क्षारीय धातुओं की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें हम तो यदि जितने भी इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही है बंध का निर्माण करने में, तो उन इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचने की क्षमता, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो क्षारीय धातु की विद्युत ऋणात्मकता सबसे कम होती है और हेलोजन की सबसे अधिक होती है। तो सबसे कम और सबसे अधिक यानी कि ऑप्शन ए जो है सैनिकों हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 मोल नमक को 6 लीटर विलायक में घोला जाता है, तो विलयन की सांद्रता सैनिकों क्या होगी? ठीक है, तो 2 मोल NaCl 6 लीटर सोलवेंट में घोला जाएगा सैनिकों, तो उस विलयन की सांद्रता क्या होगी? वो होगी M = N/V। तो ये हो जाएगा 2/6। ठीक है, 2 मोल है और 6 लीटर है, तो ये हो जाएगा हमारा 0.33। ठीक है, ये हो जाएगा कितना हमारा 0.33 मोल। तो ऑप्शन डी सैनिकों 0.33 मोल पर लीटर इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। Cu कॉपर सेकेंड का कॉपर फर्स्ट में रूपांतरण किसका एक उदाहरण है? बच्चों Cu2+ का Cu2+ पहला वाला है और दूसरा है हमारा Cu+। यहां पे क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है। यहां पे क्या हो रहा है सैनिकों? यहां पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, और जब भी इलेक्ट्रॉन की गेन होती है बच्चों, इलेक्ट्रॉन बढ़ता है तो ऑक्सीजन निकलती है, और जहां पे भी ऑक्सीजन निकलती सैनिकों वहां पर रिडक्शन यानी कि अपचयन की अभिक्रिया होती है। तो सैनिकों ऑप्शन डी अपचयन यानी कि रिडक्शन हमारे इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इथेनॉल की उपस्थिति में एथेनोइक एसिड में परिवर्तन होता है। इथेनॉल की उपस्थिति में एथेनोइक एसिड में परिवर्तन होता है। ठीक है बच्चों, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी कि एसिडिफाइड पोटेशियम पर मैग्नेट। ठीक है, एसिडिफाइड पोटेशियम पर मैग्नेट, तो KMnO4 यह जो है सैनिकों यह एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो कि इथेनॉल को एथेनोइक एसिड में परिवर्तित कर देता है।
तो सैनिकों ऑप्शन है अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ही सही आंसर होगा। यदि कीटोन का प्रत्यय डैश ONE है तो एल्डिहाइड का प्रत्यय क्या होगा? कीटोन के पीछे हम सिफिक्स लगाते हैं SUFFI, सिफिक्स क्या लगाते हैं ONE। अब हमें क्या बताना, एल्डिहाइड का सफिक्स जो होता है सैनिकों वो होता है AL। तो ऑप्शन सी AL सैनिकों हमारे इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मादक पेय पदार्थों में कौन सा अल्कोहल मौजूद होता है? एल्कोहलिक बेवरेजेस के अंदर बच्चों कौन सा एल्कोहल उपस्थित होता है? तो बच्चों ड्रिंकिंग एल्कोहल के अंदर सैनिकों एथेनॉल उपस्थित होता है, बिल्कुल ही सही। याद रखिएगा, पेय पदार्थों में यानी कि एल्कोहलिक बेवरेजेस के अंदर सैनिकों इथेनॉल नामक अल्कोहल उपस्थित होता है। बिल्कुल विवेक यादव ने ऑप्शन सी कमेंट किया है, इथेनॉल। बिल्कुल विवेक, आपका आंसर बिल्कुल ही सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कार्बन का गोलाकार अपरूप जिससे बकी बॉल भी कहा जाता है वह क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सैनिकों कि कार्बन का कौन सा रूप है जिसे हम बकी बॉल भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, यदि हम बात करें तो फ्यूलिरिन, याद रखिएगा आप क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं फ्यूलिरिन। परमाणु इसका जो आइसोटोप होता है वो होता है 60। ऑप्शन बी सैनिकों फ्यूलिरिन इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही आंसर होगा। यानी कि कार्बन का गोलाकार अपरूप सैनिकों जिसे हम बकी बॉल भी कहा जाता है वह कौन सा है? फ्यूलेरिन। तो सैनिकों ऑप्शन बी फ्यूलेरिन हमारे इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही आंसर होने वाला है। चलिए बच्चों बढ़ते हैं अब हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन सैनिकों हमारे सामने है कि यदि किसी परमाणु का परमाणु क्रमांक 12 है, ठीक है, अब आप फटाफट से बच्चों मुझे कमेंट सेक्शन बताएंगे कि किस तत्व की परमाणु संख्या 12 होती है। ठीक है, हम जानते हैं सोडियम की 11 होती है। अब आपको बताना है किस तत्व की परमाणु संख्या 12 होगी। ठीक है, फटाफट से कमेंट सेक्शन में आप बताइए कि किस तत्व की परमाणु संख्या 12 होगी। ठीक है, तो यदि किसी परमाणु की परमाणु संख्या 12 है और न्यूट्रॉनों की संख्या 13 है तो उस परमाणु की द्रव्यमान संख्या क्या होगी? हमें क्या बताना है, उस परमाणु की परमाणु संख्या क्या, सॉरी द्रव्यमान संख्या क्या होगी। सैनिकों द्रव्यमान संख्या की यदि हम बात करें तो द्रव्यमान संख्या क्या होती है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। द्रव्यमान संख्या क्या होती है? प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, वो होती द्रव्यमान संख्या। और परमाणु संख्या की बात करें सैनिकों तो वो होती है केवल प्रोटॉन की संख्या। ठीक है, अब हमसे यहां क्या पूछा गया है, हमें उस परमाणु की द्रव्यमान संख्या सैनिकों बतानी है। ठीक है, तो अब यदि हम द्रव्यमान संख्या बताएंगे तो हमें न्यूट्रॉन की संख्या दी गई है 13। ठीक है, न्यूट्रॉन कितने सैनिकों यहां पर? 13। अच्छा, परमाणु संख्या कितनी है? 12। एटॉमिक नंबर कितना है? 12। और हम जानते हैं एटॉमिक नंबर क्या होता है? प्रोटॉन की संख्या। अगर परमाणु क्रमांक या एटॉमिक नंबर क्या होता है? उस परमाणु के नाभिक में उपस्थित केवल प्रोटॉनों की संख्या। अब यहां पर न्यूट्रॉन की संख्या 13 दी गई है, प्रोटॉन की संख्या हमें 12 मिल गई, तो हम क्या करेंगे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ देंगे तो हमें क्या मिलेगा? एटॉमिक मास, यानी कि द्रव्यमान संख्या। तो 13 और 12 सैनिक को हम जोड़ेंगे तो 25। तो उस तत्व का परमाणु भार होगा 25 और उस तत्व का नाम होगा सैनिकों मैग्नीशियम। ठीक है, मैग्नीशियम की सैनिकों परमाणु संख्या 12 होती है और उसका परमाणु द्रव्यमान यानी कि द्रव्यमान सैनिकों उसका होता है 25।
तो ऑप्शन डी सैनिकों 25 हमारे इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही आंसर होने वाला। बिल्कुल विवेक ने ऑप्शन डी कमेंट किया। बिल्कुल विवेक, आपका आंसर बेटा बिल्कुल ही सही होने वाला है। आपको सैनिकों यह ध्यान रखना है सिर्फ कि द्रव्यमान संख्या क्या होती है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की संख्या, और परमाणु संख्या क्या होती है, केवल प्रोटॉन्स की संख्या। तो यदि सैनिकों आपको यह सूत्र पता है तो आप बहुत ही आसानी से बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। किशन कह रहे हैं कि सर आप इतना अच्छा पढ़ाते हैं फिर भी क्यों इतने बच्चे कम हैं। बच्चों NA की यदि हम बात करें तो NA में बहुत कम बच्चे फॉर्म डालते हैं, क्योंकि NA में थोड़ा सा क्या है कि बायोलॉजी मांगते हैं और आपका बायोलॉजी 12th क्लियर मांगते हैं, और अधिकतर हमारे सैनिक 12th के पहले ही इंडियन आर्मी को ज्वाइन कर लेते हैं। तो हो सकता है यह भी एक रीज़न हो। बाकी हम मेहनत कर रहे हैं, हम भी यही चाहते हैं कि अधिक से अधिक बच्चे हमारे साथ लाइव सेशन से जुड़ें, ताकि आप लोगों का सैनिकों जो लक्ष्य है मिशन वर्दी का, उसे हम मिलकर इस बार बिल्कुल पा सके। तो चलिए सैनिकों बढ़ते हैं अब हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक परमाणु में 15 न्यूट्रॉन है, ठीक है सैनिकों, न्यूट्रॉन कितने हैं, 15, 14 प्रोटॉन है, तो उस परमाणु का कुल आवेश क्या होगा, चार्ज। अब जितने भी बच्चे हमारे साथ लाइव सेशन में जुड़े हुए, मैं आशा करूंगा कि इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे बताएंगे, ठीक है, कि 15 तो न्यूट्रॉन से, 14 प्रोटॉन से, तो उसके ऊपर चार्ज या सैनिकों आवेश क्या होगा। यदि कोई भी एक न्यूट्रल एटम होता है बच्चों प्रोटॉन्स के साथ में, न्यूट्रल एटम्स प्रोटॉन के साथ में होता सैनिकों, ठीक है, तब वहां पर इलेक्ट्रॉन्स यानी कि नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। न्यूट्रल एटम प्रोटॉन्स और उधर बचता हमारा इलेक्ट्रॉन्स। तो सैनिकों ऑप्शन डी 0, चार्ज जो होगा उसका सैनिकों वो क्या होगा, 0। तो चलिए पढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। एक परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 13, इलेक्ट्रॉन 13, तो इसकी वैलेंसी कितनी होती है, ठीक है। वैलेंसी मतलब सैनिकों सबसे बाहरी कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, सबसे बाहरी कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, परमाणु संख्या 13, ठीक है। एटॉमिक नंबर सैनिकों 13 किसका है, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम की परमाणु संख्या सैनिकों 13 होती है, तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी, फटाफट से आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं आप सभी का कमेंट सेक्शन में वेट कर रहा हूं। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1। मैंने आपके सामने सैनिकों इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी लिख दिया है। अब आप इसकी सबसे बाहरी वाली कक्ष को देखिए, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है, फिर उसकी मुझे वैलेंसी कमेंट सेक्शन बताइए। मैं आप सभी का कमेंट सेक्शन वेट कर रहा हूं। किशन भी कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कर, जितने भी बच्चे हमारे साथ अभी भी लाइव सेशन में जुड़े हैं, फटाफट से मुझे इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन बताइए। उसके बाद हम हमारा आज का जो सेशन है सैनिकों उसको समाप्त करेंगे। तो फटाफट से आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि किसी तत्व की इलेक्ट्रॉन की संख्या मतलब उसके प्रोटॉन की संख्या, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन की संख्या सैनिकों बराबर होती है, तो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 13 है, मतलब प्रोटॉन की संख्या भी कितनी होगी, 13, और प्रोटॉन की संख्या 13 मतलब परमाणु क्रमांक 13 किसका होता है, एल्यूमिनियम, ठीक है। और यदि 13 है, हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1। यहां पर हम वैलेंसी यदि हम बतानी है संयोजकता, तो संयोजकता सैनिकों क्या होती है, किसी भी परमाणु के सबसे बाहरी कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इसकी सबसे बाहरी कक्ष है तीसरी, कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 और 1, यानी कि कुल मिलाकर 3। तो सैनिकों एल्यूमिनियम की वैलेंसी होगी 3। तो ऑप्शन ए 3 सैनिकों हमारे इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही आंसर होने वाला है, यानी कि एल्यूमिनियम की वैलेंसी सैनिकों 3 होगी। तो जिन भी हमारे बच्चों ने कमेंट सेक्शन में, विवेक यादव ने 3 कमेंट किया, बिल्कुल शाबाश विवेक, आपका आंसर बिल्कुल ही सही होने वाला है कि एल्यूमिनियम की वैलेंसी यानी कि संयोजकता जो है सैनिकों वह 3 होती है।
बच्चों वैलेंसी आपको निकालना आनी चाहिए, क्योंकि वैलेंसी से भी बहुत बार सीधे ही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, तो कार्बन की वैलेंसी होती है 4। और तो इस तरह से बच्चों आपको अच्छे से यह पता होना चाहिए, ठीक है, कि किस तत्व की वैलेंसी क्या होती है। तो चलिए सैनिकों, इसी के साथ हमारा आज का सेशन समाप्त होता है। मैं आशा करूंगा आज का सेशन आपने बहुत अच्छे से समझा होगा, बहुत अच्छे से सॉल्व किया होगा और इन क्वेश्चंस का आप अच्छे से रिवीजन करेंगे, ताकि आपका जो लक्ष्य सैनिकों मिशन वर्दी का, उसे आप इसी बार बहुत ही अपनी मेहनत और लगन के साथ उसको पा सके और अपने माता पिता का नाम जो है सैनिकों रोशन कर सके। तो इसी के साथ जय हिंद सैनिकों, मिलते हैं अब हम हमारे नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।